एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, हमने कल कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे और उन भेदों में पहला पढ़ा था हमने पूर्ण सकर्मक क्रिया। उदाहरण दिया था वृद्ध आम खाता है। दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक इसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ उसके दो कर्म होते हैं, उसके दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, तथा दोनों कर्मों के बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, उसे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बार अनुमान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ उसके दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तथा दोनों कर्मों के बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, उसे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये हुआ कि वाक्य में द्विकर्मक धातु का प्रयोग किया जाता है, दो कर्म होते हैं, वहां पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे हम द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए जी। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। अब किसको पढ़ाता है, दोनों ही कर्म हैं। ये दोनों रूप यहाँ पर द्विकर्मक के हैं। यानी वाक्य में दो कर्मों की उपस्थिति पाई जाती है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर किसको को कारक चिन्ह इसके साथ लगा और ये किसको पढ़ाता है, हिंदी को पढ़ाता है, या किसको पढ़ा रहा है, हिंदी को पढ़ा रहा है। तो यहाँ दोनों ही शब्दों में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्रिया द्विकर्मक क्रिया का रूप कहलाती है। कौन सी क्रिया पढ़ रहा है, ये क्रिया द्विकर्मक क्रिया का रूप कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए। धनवान याचक को रुपया देता है। धनवान याचक को रुपया देता है। प्रश्न करेंगे, किसको देता है, याचक को देता है। किसको देता है, रुपया को देता है। तो यहाँ दोनों में ही को कारक चिन्ह की व्युत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ ये दोनों ही शब्दों में कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है और यहाँ दोनों ही निष्पंदित हो रहा है, इसलिए ये क्रिया भी कौन सी देता है, ये क्रिया भी द्विकर्मक क्रिया का रूप है। इसे हम पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा अपूर्ण
सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया के जो भेद हमने 3 बताए थे, उसमें एक कर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक, सकर्मक तो है लेकिन अपूर्ण है। पूरक शब्दों का उपस्थिति यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। तो परिभाषा क्या हुई अपूर्ण सकर्मक की? जिन वाक्यों में कर्म रहते हुए भी, जिन वाक्यों में कर्म रहते हुए भी कर्म रहते हुए भी कर्म का बोध नहीं होता है, कर्म का पूर्ण बोध नहीं होता है। कर्म का पूर्ण बोध नहीं होता है तथा पूरक शब्दों की आवश्यकता बनी रहती है। कमा उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जिन वाक्यों में कर्म तो है लेकिन कर्म रहते हुए भी उसकी कर्म का पूर्ण स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है, और एवं पूरक शब्दों की अब उपस्थिति होती है, वहां पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए जनता, एग्जाम्पल, जनता ने सोहन को सांसद चुना। ठीक है, जनता ने सोहन को सांसद चुना, कर्म है, लेकिन यदि हम इस सांसद शब्द को हटा दें, इसकी जगह हम प्रतिनिधि भी लिख सकते थे, इसको हम हटा दें तो अर्थ स्पष्ट क्या हो रहा है? जनता ने सोहन को चुना। अब क्या चुना? तो इस पूरक शब्द की अनुपस्थिति में कर्म पूर्ण स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण, रामू श्यामू को मूर्ख समझता है। सिंपल उदाहरण दे रहा हूं जिससे समझ में आए। रामू श्यामू को मूर्ख समझता है। अब देखिए आप, अगर हम इस मूर्ख शब्द को हटा देते हैं, ये पूरक शब्द है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। रामू श्यामू को समझता है, क्या समझता है? अर्थ नहीं हो रहा, इसलिए ये भी बहुत स्पष्ट होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारे ये सकर्मक क्रिया के जो भेद थे 3 वो क्लियर हुए। पहला भेद था हमारे सकर्मक क्रिया का पूर्ण एक कर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ उनका एक ही कर्म उपस्थित होता है उन्हें पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ उसके 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं तथा
दोनों कर्मों के बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, उसे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कि जिन वाक्यों में कर्म रहते हुए भी कर्म का पूर्ण बोध स्पष्ट नहीं होता है उन्हें, तथा पूरक शब्दों की आवश्यकता बनी रहती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक तो है जो कि कर्म उपस्थित है, लेकिन पूरक शब्दों की आवश्यकता बनी रहती है। उदाहरण दिया हमने, जनता ने सोहन को सांसद चुना। सांसद यहाँ पर पूरक शब्द है। जब तक हम पूरक शब्द की स्पष्ट रूप से यहाँ पर नहीं लिखावट करते हैं, तब तक हमारा यह अर्थ कर्म का स्पष्टीकरण नहीं होता है। इसलिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया में पूरक शब्दों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब आता है हमारा अकर्मक क्रिया। देखिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को और हमसे बात करें, लाइक करें। अब आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया दूसरा है अकर्मक क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता है, जो केवल कर्ता तक ही सीमित रहती हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब ये हुआ कि वाक्य में कर्म नहीं होना चाहिए। अगर कर्म हो गया तो सकर्मक हो गया, और कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। हम इसको दूसरे रूप में ये लिख सकते हैं, अर्थात वे क्रियाएं जिनका प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर पड़ता है, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म का कोई औचित्य नहीं होता है। उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का भाव ये हुआ कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव सीधा सीधा कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है और कर्ता पर ही आधारित होता है, कर्ता पर ही प्रभावित होता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। मैंने आपको पूर्व लेसन में बताया था कि कर्म को ढूंढने के लिए वर्तमान काल की क्रिया के साथ में प्रश्न करते हैं किसको। अगर वाक्य में कर्म है तो वह अकर्मक क्रिया नहीं होगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अकर्मक क्रिया, तो वहीं रिपीट करना है, कर्म को ढूंढना है। तो किसको प्रश्न करेंगे, किसको गिरता है। इसका जो भी आंसर आएगा वो कर्म है, और अगर आंसर नहीं है तो कहाँ कर्म की उपस्थिति नहीं है।
तो यहाँ पर किसको गिरता है, यहाँ पेड़ के साथ में हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर से कारक चिन्ह लगा है अपादान कारक के योग में, और पत्ता यहाँ पर कर्ता है, क्यों कि यथा कर्ता तथा क्रिया भवती, जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया होती है। कर्ता एक वचन जिस वचन जिस पुरुष और जिस लिंग में होता है, क्रिया भी उसी वचन उसी पुरुष और उसी लिंग की प्रयुक्त की जाती है। पत्ता एक वचन का है अन्य पुरुष का, तो क्रिया भी अन्य पुरुष की एक वचन की है। अगर यहाँ पर यह आता कि पेड़ से पत्ते गिरता है तो वो नहीं होगा, यहाँ पर क्रिया भी चेंज हो जाएगी, गिरते हैं। मैंने ये कल भी बताया था कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पत्ता यहाँ पर कर्म है, लेकिन कर्म क्यों है, फिर क्रिया किसके आधार पर आई, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से अकर्म क्रिया का उदाहरण हुआ कि पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कर्म की उपस्थिति नहीं है, तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कर्म पर कर्ता पर ही आधारित क्रिया होती है, वह क्या कहलाती है, अकर्म क्रिया कहलाती है। अब अकर्म क्रिया के कितने भेद होते हैं, अकर्म क्रिया के 2 भेद होते हैं। कल आपको अगले लेसन में अकर्म क्रिया के भेदों से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।